हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन दी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। ठीक है, देखो टॉपिक जो है ना, मतलब आप इस पूरे टॉपिक को समझोगे उससे पहले हेडिंग समझो। हेडिंग समझ जाओगे आधा काम हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको यह बता दिया है कि किस तरह से इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना में, ठीक है, व्हाट वर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, तो वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हाँ, देखा मल्टीपल चैलेंजेस थे, इलेक्शन कंडक्ट करवाना कितना कठिन था। ठीक है, अब हम जो दूसरे टॉपिक पे आए वो क्या है? कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। कांग्रेस डोमिनेंस और फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन मतलब क्या है? 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, ठीक है, 52 से 57, फाइन, 52 से 57, 57 से 62, 62 से 70, नहीं 62 से 67, ये जो 3 इलेक्शंस रहे, मतलब 52 से 67 तक का टाइम पीरियड जो रहा, ये जो 3 साल का मतलब 3 टर्म रहे जनरल इलेक्शंस का, तो उसमें क्या है? उसमें कांग्रेस ने डोमिनेट किया है। क्यों डोमिनेट किया? पहला सवाल आपके मन में आया होगा, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और यह जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके चैप्टर के साथ में बहुत हद तक मिला हुआ है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, तो क्या है कि कांग्रेस ने डोमिनेट किया, सत्य है ना, सत्य को थोड़ी ना बदल सकते हो आप, कि इलेक्शंस के मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले 3 इलेक्शंस हुए उनमें कांग्रेस ने डोमिनेट किया, और इसीलिए क्या कहा गया है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसको कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। और वही चीज ये टॉपिक भी बता रहा है, और इसीलिए क्या है, आपके सिलेबस से चैप्टर हट गया क्योंकि अब कांग्रेस पावर में नहीं है। ठीक है, तो जोक सपाट, लेकिन आपको पॉलिटिकल ट्रेंड समझ में आना चाहिए। देखो, ठीक है, तो वो क्या है कि आप देखोगे कि ये टाइम पीरियड जो रहा चुनाव के बाद में, कांग्रेस थी, उसमें डोमिनेंस था। जैसे प्रचंड बहुमत आज आप बीजेपी की देख रहे हो, उस समय पर कांग्रेस की थी। ठीक है, तो वही चीज आपको इस पूरे चैप्टर में बताई गई है। तो थीम वही थीम है, इस कारण से क्या है कि शायद चैप्टर गायब हो गया। खैर, दैट इज नॉट आर कंसर्न, लेकिन होना चाहिए। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपका कंसर्न तो होना चाहिए। बाकी हम सिलेबस पे स्पेसिफिक फोकस करेंगे, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलाएंगे कोई। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई आपको? इतनी चीजें समझ में आई, तो अब हम समझते हैं आगे की कहानी क्या है। तो कांग्रेस ने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में क्यों डोमिनेट किया? देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, अलग अलग डायमेंशंस, पॉलिटिकल ट्रेंड जो है दूर तक दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखने की कोशिश करना बस। ठीक है, तो आप चीजों को कनेक्ट करते चलना। और ये आपको एक इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि जैसे आप जो पढ़ रहे हो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरह से पॉलिटिक्स चेंज होती है, ये ना आज आप जो देख रहे हो पॉलिटिक्स का नेचर, जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट कर रही है, जो पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहे हैं। ठीक है, पहले क्या थे इंडिपेंडेंस के बाद में, बीच में क्या है, तो वो आपको एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट की तरह, ठीक है, जब हम एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं, चीजों को पढ़ाते हैं, तो वो एक पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, क्यों कांग्रेस का डोमिनेंस था? सवाल वही आ रहा है बार बार, क्यों कांग्रेस का डोमिनेंस था? तो द कांग्रेस पार्टी एज इट वाज पॉपुलरली नोन हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या है ना, कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी के पीछे का कारण यह है क्योंकि जो लीडर्स, ठीक है, जो टॉल लीडर्स कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कब? इलेक्शंस में, वही लीडर्स कहां थे? देश को आजादी दिलाने में। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अब जैसे ये सारे लीडर्स और भी मल्टीपल, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो इस तरह से सारे लीडर्स का जब आप नाम देखेंगे, जो क्या कर रहे हैं, जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यही लीडर्स वो थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स से आजादी दिलवाई है। ठीक है, फॉर्मली अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इन्हीं लीडर्स ने नेगोशिएट किया। ठीक, तो इसके चलते क्या है कि ये तय था, ये स्वाभाविक था, क्लियरली विजिबल था कि ये लीडर जब इलेक्शंस लड़ेंगे तो जीतना है। तो कांग्रेस को क्या मिला? कांग्रेस को लेजिटिमेसी मिली है बहुत ज्यादा। ठीक है, कांग्रेस ने इनहेरिट किया है उस नेशनल मूवमेंट की लेजिटिमेसी को। ठीक है, तो इट इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। समझ में आया पॉइंट? और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाई कांग्रेस डोमिनेटेड इन दी फर्स्ट 3 इलेक्शंस। और फिर क्या है कि जब फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के बाद में क्या होता है कि वो सारे लोग जिन्होंने आजादी देखी थी वो कम होते चले गए, या फिर ऐसे मतलब मल्टीपल कारण होते हैं। खैर, तो ये भी समझ लो कि शुरुआत के 15 साल तो आजादी का वो जो कह सकते हैं उत्साह था, उस कारण से कांग्रेस जीत रही थी। देखो, फैक्टर्स और भी होते बहुत सारे, लेकिन एक फैक्टर ये था, समझ में आया ना? तो इस कारण से कांग्रेस का डोमिनेंस जो था वो शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा था, बिकॉज कांग्रेस हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट। जैसे आप देखोगे तो 489 सीट्स थी कब? 1952 के पहले जनरल इलेक्शन में। अब देखो ये सीट्स जो है ना, ये बढ़ती घटती रहती है। कैसे? तो अभी आप जैसे देखेंगे तो 543 है। ठीक है, 543, एंग्लो इंडियंस वाली कैंसिल हो गई है, 543 है। तो 489 से 543 का जो सफर है ना, धीरे धीरे बढ़ी है। डिलिमिटेशन वगैरह होता है या फिर सीट्स बढ़ाई घटाई जाती है, वो उस तरह से। अभी इसको 2026 तक फ्रीज करके रखा है 543 को। ठीक, चलो खैर वो अलग चीज है, वो आपने कहां पढ़ा है? 11th में पढ़ के आए कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक में। चलो, तो
इट इज रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है रिजल्ट में? जो कांग्रेस के डोमिनेंस है पहले 3 जनरल इलेक्शन में, द पार्टी वॉन 364 आउट ऑफ 489, तो 3/4 ऑफ द सीट जीती उसने पहले जनरल इलेक्शन में। तो मतलब आप पार्लियामेंट देखोगे पूरी कांग्रेस के मेंबर से ही भरी हुई थी, ठीक। सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर, और कोई मतलब दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है, मत रहना इस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसे कांग्रेस लीडर्स बोल देते थे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि कांग्रेस का डोमिनेंस जो है, नेशनल मूवमेंट की लेगेसी को इनहेरिट करा है ना, वो रिजल्ट में रिफ्लेक्टेड है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट won only 16 सीट्स, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस देखो, पहले जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने कितनी मेजोरिटी लाया? 364 का। और जो अपोजिशन पार्टी होता है ना, अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? दो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कितनी सीट्स पे थी? 16 सीट पे, मात्र 16 सीट पे। तो ये दर्शाता है कि उस समय पे कितनी पॉपुलैरिटी थी कांग्रेस की, ठीक है। द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम इलेक्शंस में देख रहे हैं कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस दोनों एक साथ पैरेलल हो रहे थे, ठीक है। तो शुरुआत में एक साथ ही स्टार्ट किया, फिर आप बोलोगे जैसे अभी हम क्या देखते हैं कि कहीं पे स्टेट इलेक्शन इस साल में हो रहे हैं, कहीं अगले साल में होंगे, कहीं फिर अगले साल में होंगे, ठीक है। तो वो क्या है? वो कारण है उसके पीछे कि कहीं कहीं पे 5 साल का टर्म पीरियड कंप्लीट नहीं किया किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने, बीच में डिसॉल्व हो गई, तो अब उसके डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन होंगे और फिर अगले 5 साल बाद में आएंगे। तो अब वो सेटिंग पूरी बिगड़ गई है। लेकिन जब शुरुआत करी थी तो वन नेशन वन इलेक्शन टाइप से स्टार्ट किया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और नेशनल इलेक्शन जो है, मतलब जो जनरल इलेक्शन है लोकसभा के, एक साथ होते थे पहले, ठीक है। पहले एक साथ होते थे, स्टार्ट एक साथ करा था हमने। फिर क्या है? इट वॉन अ मेजोरिटी ऑफ सीट इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट ट्रावनकोर, कोचीन, पार्ट ऑफ टुडेज केरला, मद्रास एंड ओडिशा। और आप जैसे देखोगे ना, तो जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा के इलेक्शन में तो प्रचंड बहुमत आई, किसके पास? कांग्रेस के पास में। स्टेट इलेक्शन भी साथ में ही होते थे, तो स्टेट इलेक्शन में भी आप जैसे देखोगे तो लगभग हर स्टेट में कांग्रेस था। जम्मू कश्मीर को हटा दो आप, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जैसे अगर आप देखोगे तो वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है आज भी जो डोमिनेट करती है वो थी। बाकी कंट्री में पूरी जगह क्या है? कांग्रेस की ही डोमिनेंस थी, ठीक है। कांग्रेस की डोमिनेंस थी, मतलब कि कांग्रेस को क्लियर कट मेजोरिटी मिली, क्लियर कट मेजोरिटी स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में भी मिली है, ठीक है। जो हम नेशनल मतलब जनरल इलेक्शन की, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे तो मेजोरिटी थी 364। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए तो वहां पे भी 52 के इलेक्शन में मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी मिली, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट मिली, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनती है सेंटर लेवल पे भी। बस कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्लियर मेजोरिटी नहीं थी कांग्रेस को, जैसे त्रावणकोर, कोचीन में क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है। मद्रास, ओडिशा, इन स्टेट्स में क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। फाइनली इवन दीज स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। कैसे? तो कोलिजन की मदद से। क्लियर मेजोरिटी नहीं थी तो कोलिजन की मदद से बना लिया। तो लेकिन जो सीखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है कि कांग्रेस का डोमिनेंस पहले जनरल इलेक्शन में खास करके बात की जाए तो पहले जनरल इलेक्शन में तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी नहीं देश में, ठीक है। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देश में थी ही नहीं अगर देखा जाए तो, ठीक है। प्रैक्टिकली मतलब देखो, अब चुटपुट जम्मू कश्मीर का केस अलग हो गया, उसको अगर हटा के देखें हम तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी ही नहीं पहले जनरल इलेक्शन में। चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लो, चाहे आप नेशनल गवर्नमेंट की बात कर लो। फिर चीजें बदलेगी अभी आगे आके। पहले के बाद में क्या होगा? जो दूसरा होगा था 1957 का, तो 1957 का इलेक्शन हो या 1962 का इलेक्शन हो, ठीक है, और 1952 का हो, तो यहां पे 2 ब्रैकेट बनाते हैं हम, क्या कि जो नेशनल मतलब जो जनरल इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन, तो यहां पे तो प्रचंड बहुमत रहेगी तीनों में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले में तो एकदम प्रचंड है, दूसरे में जैसे देखोगे तो एट टाइम्स क्या होता है, केरला के जो केस है तो केरला के केस में क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखोगे तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरला जो है तो वो पावर में आएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। अभी उसे समझेंगे हम, समझ में आ रहा है ना। तो हम जो टॉपिक है तो कांग्रेस डोमिनेंस इन दी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, तो ये बात तो क्या है, परम सत्य क्या कि पहले जो 3 जनरल इलेक्शन हुए उसमें तो कांग्रेस को किसी से टक्कर नहीं मिल पाई, किसी से टक्कर नहीं मिल पाई कांग्रेस। इनफैक्ट आप देखोगे ये चार्ट देखो तो समझ में आएगा आपको, 364 सीट्स लाई पहले जनरल इलेक्शन में, 371 सीट्स लाई दूसरे जनरल इलेक्शन में, 361 सीट्स लाई तीसरे जनरल इलेक्शन में। तो लगभग हर 4 सीट में से 3 सीट कौन जीत रहा था, कांग्रेस जीत रही थी व्हेन इट कम्स टू दी जनरल इलेक्शंस, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू दी जनरल इलेक्शन इन दी कंट्री। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस का ये सिनेरियो था और इसीलिए कहा गया है कि कांग्रेस डोमिनेंस, और इसीलिए चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। फिर क्या होता है, फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स दी कांग्रेस फॉर्म दी गवर्नमेंट। तो स्टेट लेवल पे कहीं कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली लेकिन वहां भी उसने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। तो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, ठीक है, इन इनिशियल पीरियड।
फाइन, यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखो क्या है, इन द सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1957 एंड 62 रिस्पेक्टिवली, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seats। ठीक है, तो स्टेट में, ठीक है, स्टेट में थोड़ा सा बदलाव आया था सेकंड और थर्ड इलेक्शंस में, बाकी लोकसभा में तो कांग्रेस का सेम पोजीशन बना रहा। जो मैंने बताया ना कि लोकसभा में कांग्रेस का सेम पोजीशन कैसा बना रहा, तो आप देखेंगे तो 71, 61 इस तरह से सीट्स ज्यादा, और इनफैक्ट जैसे अब क्या हो रहा है कि पहले 489 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे, फिर सीट्स बढ़ा दी लोकसभा की 494, तो सीट बढ़ी है तो कांग्रेस का शेयर भी बढ़ा। तो दूसरे जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को 494 सीट में से कितने मिले हैं, 371 सीट्स मिली है। ठीक है, ये आपकी ही बुक का डायग्राम है, घबराना मत, यहां अगर क्लियर दिख नहीं रहा तो बुक में देखना। तो इस तरह से क्या है कि कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होता था, खास करके लोकसभा इलेक्शंस में। फाइन, अब जैसे अगर हम बात करें, none of the opposition parties could even win 1/10 of the number of seats won by Congress। और आप जैसे देखोगे ना डेटा को, तो डेटा को देखने पे आपको समझ में आएगा चीजें क्या कि 364 कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट्स है, उसके बाद देखेंगे तो 37 जो कोई पार्टी नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। ठीक है, तो निर्दलीय जो लड़ते हैं ना कि हाँ मैं किसी पार्टी से नहीं निर्दलीय लग रहा हूं, मेरा चुनाव चिन्ह मारकर डालो वोट। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 37 हुए पहले जनरल इलेक्शन में, दूसरे जनरल इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 42 हुए और तीसरे में 29 हुए। ठीक, ये एक चीज ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर पार्टी की बात की जाए तो जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आती थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 16 मतलब सीट्स मिली बस पहले जनरल इलेक्शन में। दूसरे जनरल इलेक्शन में 27 सीट्स मिली, सीट्स बड़ी है, लेकिन फिर भी क्या है अगर कंपेयर किया जाए 371 और 27 तो 10% वोट भी, मतलब 10% सीट्स भी नहीं जीत पाती थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा डोमिनेंस था कांग्रेस का। ठीक है, देखो डेटा है, ये डेटा आप भी पढ़ सकते हो, हम उसे एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसे एनालाइज कर रहे हैं। फिर जैसे देखेंगे तीसरे जनरल इलेक्शन में मात्र 29 सीट्स, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको सेकंड लार्जेस्ट सीट मिली। ठीक है, 29 ही थी। तो इस तरह से none of the opposition party could win even 1/10 of the number of seats won by Congress at Lok Sabha। ठीक है, national level। In the state assembly elections, the Congress did not get majority in few cases। तो few cases की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो कांग्रेस है, कहीं कहीं पे कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती थी। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिली थी। एक मोस्ट सिग्निफिकेंट केस जो है, जो पढ़ाया जाना चाहिए, वो कहां का है, वो केरला का। इसमें एक दूसरा एंगल भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी रुको एक मिनट। हाँ देखो, तो क्या हो रहा है, हमने क्या देखा कि कांग्रेस का डोमिनेंस फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में नेशनल लेवल पे तो भरपूर रहा है। उसको तो आप अब बोलोगे सर आपने इतनी बार बोल दिया तो छप गया दिमाग में। ठीक है, छपना चाहिए। स्टेट लेवल्स पे एट टाइम्स हमने क्या देखा है कि फ्यू केसेस में कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली, जैसे नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिली। उसके बाद में आप देखोगे केरला जो है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केस वाज इन केरला इन 1957 व्हेन अ कोलिजन लेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है केरला में, वो मैं आपको एक चीज बताता हूं। केरला में क्या होता है, देखो कि जो सीट्स थी 1957 का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ केरला का। ठीक है, अभी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कितनी सीट्स थी, 126 सीट पे चुनाव होता है। ये स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, 126 सीट्स पे चुनाव होता है, उसमें से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसको 60 सीट्स मिलती है। मेजोरिटी कितनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए आपको, तो 63 प्लस 1 जिसको मिल गई उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसके पास में क्या है, 60 सीट्स है। ठीक है, कांग्रेस के पास इससे कम थी शायद, आई गेस 44 है, चेक कर लेना डेटा, तो 44 सीट थी। अब क्या होता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसके पास क्या थी, 60 सीट्स थी, मेजोरिटी के लिए 64 चाहिए थी, तो उसने क्या किया, 5 इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं ना मार्कर का साइन लेके, तो वैसे क्या कह सकते हैं कैंडिडेट्स का सपोर्ट लेके गवर्नमेंट बना ली थी। किसने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। तो पहली, अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि विच वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन दी कंट्री। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो पहली कंट्री में बनी थी स्टेट लेवल पे, वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन केरला। तो 1957 में जैसे अगर आप देखोगे तो 1957 में जैसे अगर आप देखोगे तो EMS नंबूदरीपाद, ठीक है, तो EMS नंबूदरीपाद जो थे वो क्या करते हैं, पहली गवर्नमेंट बनाते हैं, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाते हैं। आगे समझे, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने केरला में बनाई थी। एक चीज बताता हूं मैं आपको इंटरेस्टिंग, क्या होता है कि इनकी गवर्नमेंट, मतलब कहानी सुने अगर हम कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला की, तो कहानी क्या है कि इन्होंने गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगा, मतलब ऐसा रहता ना कि आपका वर्चस्व इतना बड़ा और आपके सामने
एक छोटी सी कम्युनिस्ट पार्टी जिसके जनरल इलेक्शन में 16 सीट आ रहे हैं, ठीक है, आपके सामने वो क्या कर जा रही है कि किसी एक स्टेट में गवर्नमेंट बना ले रही है जहां पूरा कांग्रेस का डोमिनेंस। तो कांग्रेस को ऐसा लगा कि यार ये तो नाक काट के ले गए हमारी। तो यहां पे कांग्रेस फिर क्या किस चीज का इस्तेमाल करती पता है? आर्टिकल 365, ठीक है, आर्टिकल 365 का, सॉरी 356 का इस्तेमाल करती है कांग्रेस। ये क्या है 356? तो प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है। प्रेसिडेंट रूल क्या लगाया जाता है, किस बेसिस पे? थोड़ा सा रिकॉल करो, क्लास 11th में सब पढ़ के आए, और इसी तरह से कनेक्ट करना, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चैप्टर पढ़ोगे, मैं पढ़ा दूंगा, ताली बजा लोगे, मजा नहीं आएगा, ठीक है। मजा इसी चीज में आएगा जब आप जो पिछला पढ़ा उसको कनेक्ट कर पा रहे हो। देखो क्या होता है कि आपको पता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी लगाने की पावर है। किस बेसिस पे? कि अगर किसी स्टेट की मशीनरी जो है, ठीक है, मतलब किसी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वहां प्रेसिडेंट रूल लगवा सकती है। किसके कहने पर? मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे। और उसका इस्तेमाल जो है ना, यूनियन गवर्नमेंट ने यहां करना स्टार्ट किया था। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि केरला की गवर्नमेंट जो है, तो यहां पे जैसे लिबरेशन स्ट्रगल वगैरह स्टार्ट हो गया था, उस सिचुएशन में नंबूद्रिपाद जो थे, तो नंबूद्रिपाद के अगेंस्ट में चार्जेस लगा दिए गए कि ये जो इनकी गवर्नमेंट है ये सही तरह से काम नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो 57 में जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, देखो अब कारण जो भी हो, कारण वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अल्टीमेटली आप हो क्या रहा है कि यहां पे जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी, तो उसको किसी ने चैलेंज कर दिया, कांग्रेस को पसंद नहीं आया, तो कांग्रेस ने क्या कर दिया? अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, ठीक है। ये चीज सीख लिया आपने। अब देखो, और यही एक पैटर्न होता है कि जब कोई एक पार्टी का डोमिनेंस होता है ना, आज के समय में आप देख लो, कनेक्ट करो, आज के समय में जैसे आप देखोगे बीजेपी का डोमिनेंस है, तो बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का बहुत लिबरल इस्तेमाल करती है। कितने सारे केसेस में कर्नाटक में हुआ, ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि कितने सारे कर्नाटक में हुआ, आप जैसे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हुआ। तो क्या किया जाता है? इस प्रोविजन, इस पावर का इस्तेमाल करती है कौन? डोमिनेंट पार्टी। पहले जैसे वन पार्टी एरा डोमिनेंस रहा है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस रहा है, तो तब वहां पे इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। आज आप देखोगे तो जब वन पार्टी डोमिनेट करेगी तो इस तरह के ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये होता है पॉलिटिकली, आपको चीजों को एनालाइज करते आना चाहिए कि किस तरह से मेजोरिटी पार्टी जब होती है तो उसके पास में पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट मशीनरीज को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, प्रेसिडेंट रूल और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए कैसे हटाती है, टॉपल करती है, ठीक है। और ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। जब भी मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी, जैसे आप देखोगे इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट आती है 71 में मेजोरिटी के साथ, उस समय पे ऐसा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आशा कर रहा हूं कि कनेक्ट कर पा रहे हो आप चीजों को, ठीक है। तो कांग्रेस डोमिनेंस तो समझ में आ रहा है, कांग्रेस डोमिनेंस के साथ में और जो दूसरे एंगल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज जैसे देखें तो द एक्सटेंट ऑफ विक्ट्री ऑफ कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय द इलेक्टोरल सिस्टम। अब आप देखेंगे तो कांग्रेस की वाहवाह है, मतलब कांग्रेस जो एक तरह से क्या है, हर फ्रंट पे आप देखोगे कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस की इतनी डोमिनेंस है, ठीक है। खास करके जो नेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं, तो कांग्रेस का इतना जो डोमिनेंस है ना, उसके पीछे और भी कारण है। सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी, नो डाउट जवाहरलाल नेहरू जैसे मतलब बड़े लीडर्स थे जो क्या है, जब जिन्होंने आजादी दिलवाने में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जब वो इलेक्शन कैंपेन पे जाते थे तो एक कैरिस्मेटिक लीडर का काम तो किया उन्होंने, ठीक है, कि लोग प्रभावित होते थे, वोट देते थे कांग्रेस पार्टी को। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अगर देखें तो द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, उसमें क्या है, वोट सीट डिस्पैरिटी चलती है, ठीक है। और आर्टिफिशियली बूस्टेड लिखा है कि कांग्रेस अगर जीत रही थी उसके पीछे आर्टिफिशियल बूस्ट मिल रहा था उसको। आर्टिफिशियल बूस्ट कैसे मिल रहा था? देखो, तो कांग्रेस won 3 out of every 4 सीट, बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। तो कांग्रेस को हर 4 सीट में से 3 सीट जीती, ठीक है। उस हिसाब से वोट परसेंट कितना होना चाहिए कि अगर 100% में से 75% सीट कांग्रेस की है, तो वोट परसेंट जो होना चाहिए वो भी 75%, मतलब कि 75% लोग का वोट शेयर भी कांग्रेस को होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब क्या था? तो यहां पे वही बताया कि सीट जो थी, टोटल सीट का 75% सीट, मतलब 3/4 ऑफ दी सीट्स वर विद कांग्रेस। लेकिन जो वोट परसेंट की बात आती है ना, तो डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ दी वोट, ठीक है। जैसे देखो यहां पे कांग्रेस ने 45% वोट, मतलब जनता के वोट जो है, जनता के 45% वोट को अचीव करा था आउट ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। बट इट मैनेज टू विन ओनली 74% ऑफ दी सीट्स, ठीक है। बट इट मैनेज टू विन 70, ओनली नहीं 70%, 74 बहुत हो जाता है, ठीक है। तो बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ दी सीट्स। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे आपके लिए, मैं समझता हूँ, इसको थोड़ा और सिंपल करते। देखो सिंपल ऐसे करते हैं कि 1 2 3 सीट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 4 सीट ले लेते, चलो
4 सीट है, हम क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस वॉन 3/4 ऑफ दी सीट्स, तो मतलब कांग्रेस 3-3 सीट जीती है, ठीक है, लेकिन वोट परसेंट नहीं जीता। मान लो कि हर सीट पे 10-10 वोटर है मात्र, यहां भी 10 वोटर है, यहां भी 10 वोटर है, यहां भी 10 वोटर है। अब जिसको भी जीतना है तो उसको कितने वोटर्स का वोट चाहिए रहेगा? 6 का, ठीक है, 6 वोटर्स के वोट लो और आप जीत जाओगे, 6 वोटर्स के वोट लो आप जीत जाओगे। तो यहां पे क्या है, 6 वोटर्स ने कांग्रेस को वोट किया और 4 वोटर्स जो, तो 4 वोटर्स ने मान लो क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी को जैसे वोट दिया था, ठीक है, लेकिन जीता कौन? जीता कांग्रेस। तो कांग्रेस के पास 1 सीट आ गई, ठीक है, मतलब ये सीट किसकी हो गई? कांग्रेस की हो गई। फिर जैसे अगर आप देखोगे यहां पे भी वही होता है, 6 वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया, 4 वोटर्स ने सोशलिस्ट पार्टी को वोट दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? जीत किसकी हो गई? कांग्रेस की हो गई, ठीक है, यहां भी कांग्रेस जीत गया, तो कांग्रेस के पास 2 सीट आ गई। यहां भी वही सेम केस रहा, ठीक है, यहां भी सेम केस रहा, तो कांग्रेस की जीत हो गई, कांग्रेस को 6 वोटर ने वोट दिया। यहां भी सेम केस रहा, तो कांग्रेस की जीत हो गई, कांग्रेस को भी 6 वोटर्स ने वोट दिया था। तो अब अगर आप वोटर्स कौन थे क्या थे भूल जाओ, सिर्फ क्या देखो कि चारों जो सीट्स है, चारों सीट्स पे कौन आया है? कांग्रेस आया है। तो हम ऐसे देखेंगे तो 100% सीट किसकी हो गई? कांग्रेस की हो गई। कांग्रेस ने 100% सीट जीत ली है, लेकिन क्या वोट शेयर 100% मिला है कांग्रेस को? वोट शेयर 100% नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहां से 60% वोट मिले, यहां से 60%, यहां से 60%, यहां से भी 60% वोट मिले। जो 40% वोट थे वो किसको गए? हारी हुई पार्टी को, लेकिन उसको सीट कितनी मिली? ठीक है, तो 0 सीट मिली, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो आर्टिफिशियली बूस्टेड इलेक्टोरल सिस्टम है, जहां पे वोट और सीट में डिस्पैरिटी रहती है, कि जीतने वाला जो है उसका मतलब ये नहीं कि उसको 100% वोट मिले हैं, जीतने वाले को सिर्फ उतने वोट मिल गए जितने हारने, मतलब जो कह सकते हैं कि जो सेकंड लार्जेस्ट है उससे ज्यादा वोट मिल गए। मान लो यहां पे 8-10 कैंडिडेट होते हैं, 8-10 कैंडिडेट होते हैं, सबको एक-एक वोट मिला है, ठीक है, और किसी भी कैंडिडेट को 2 वोट मिल गए, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मात्र 2% वोट जीत के भी वो गवर्नमेंट बना सकता है। आगे समझ में? और यही सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है। आगे समझ में? ये 11th में पढ़ के आए हो आपकी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या होता है? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में यही तो होता है कि आपको 100% वोट की जरूरत नहीं है, आपको तो बस इतने वोट चाहिए कि जो सेकंड रनर अप है उससे 1% वोट ज्यादा ले आओ, आप जीत जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये इस तरह का जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसने कांग्रेस को पुश किया है, ठीक है। तो कांग्रेस सिर्फ क्या है, द कांग्रेस ऑब्टेन 45% ऑफ वोट 45% मिल रहे हैं, लेकिन सीट 74% ले जा रही है। क्यों? क्योंकि वो जीत हासिल कर पा रही, मेजोरिटी जो जितने भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे थे उसमें से सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहे हैं? कांग्रेस को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वही बताया गया, जैसे सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर जो लोगों ने वोट दिया तो सिक्योर्ड मोर देन 10% वोट, ठीक है, 10% वोट मिले हैं किसको? सोशलिस्ट पार्टी को, ठीक है, जो पहले जनरल इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। 10% ऑफ द वोट ऑल ओवर द कंट्री, बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट्स, लेकिन सीट्स की बात आती तो 3% सीट्स भी नहीं मिल रही है। आगे समझ में? तो ये क्या है? ये इलेक्टोरल सिस्टम जो था हमारा, उसके चलते कांग्रेस को एक तो बूस्टअप मिला, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम जो था उसके चलते। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वर्कड इन फेवर ऑफ कांग्रेस, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वर्कड इन फेवर ऑफ कांग्रेस। तो ये चीज ध्यान रखना। और अगली चीज फिर क्या? अगली चीज ये भी एक पॉइंट कि जो अपोजिशन पार्टीज थी, अपोजिशन पार्टीज बटी हुई थी सब आपस में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग है, सोशलिस्ट पार्टी अलग है, तो ये सब अगर साथ आएंगे, जैसे आगे आप देखोगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में देखोगे, जब जो कोलिजन बनते हैं, ठीक है, 67 की बात करेंगे हम, 77 की बात करेंगे, तो जब कांग्रेस के अगेंस्ट में पार्टी साथ में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा कि वो कांग्रेस को चैलेंज कर लेंगी। अब लेकिन छोटे छोटे 1-2% वोट ले लेंगे, 1-2% सीट ले लेंगे, तो इससे कोई चेंज नहीं आने वाला है ना। तो वही चीज है कि कांग्रेस को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, और जितनी भी पार्टीज थी तो वो सब क्या है, वोट आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करवा देती थी। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस, दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, व्हिच हेल्प्ड इन क्रिएटिंग द कांग्रेस डोमिनेंस। बट यू हैव टू एग्री विद दिस फैक्ट कि कांग्रेस का डोमिनेशन जो है वो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में रहा, ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वर्कड इन फेवर ऑफ द कांग्रेस। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक, ठीक है, आपको समझ में आया है। नंबूद्रीपाद जो थे, ईएमएस नंबूद्रीपाद, उनकी कहानी भी मैंने आपको बताई है। और इनफैक्ट क्या होता है, जैसे 1959 में उनकी गवर्नमेंट को जो है टॉपल कर दिया जाता है। यहाँ गवर्नर शपथ दिला रहे हैं उनको 57 में कि भैया तुमने पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई है देश में, लेकिन वही है कि कांग्रेस जो है तो पावर टशल के चलते क्या टॉपल कर देती गवर्नमेंट, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए, और फिर ये प्रोसेशन निकालते हैं। ईएमएस नंबूद्रीपाद लीडिंग अ प्रोसेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर आफ्टर हिज मिनिस्ट्री वॉज dismissed from the office in Trivandrum in August 1959, ठीक है। So this was the
होल टॉपिक कि किस तरह से कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो बहुत भयंकर तरीके से फैला हुआ था पहले 3 जनरल इलेक्शंस में, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कंट्री के नेशनल लेवल पे। तो अब हम नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस को नेक्स्ट वीडियो से समझने वाले हैं कि कांग्रेस डोमिनेंस तो था, वो किस तरह का था। कांग्रेस डोमिनेंस को अगर स्टैब्लिश कर पाई थी तो हमने वो तो देखा कि कोई पार्टी नहीं थी, जो इलेक्टोरल आर्टिफिशियली बूस्टेड सिस्टम था, इलेक्टोरल सिस्टम जो पुश दे रहा था। उसके अलावा कांग्रेस की कुछ खूबियां भी थी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल दोगे अपोजिशन नहीं था इस कारण से कांग्रेस की डोमिनेंस थी। कांग्रेस की कुछ खूबियां भी थी, वो खूबियां क्या थी, नेचर ऑफ डोमिनेंस जो था वो हम नेक्स्ट वीडियो से समझने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। ये सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल, इसी के साथ साथ वेबसाइट पर जाकर भी आप वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, जहां पे आपको और अरेंज वे में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। करना क्या है, गूगल पर magnetbeans.com सर्च करना है, वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट खुलते से ही आपके सामने क्या आएंगे, सारी क्लासेस आ जाएंगे। तो जिस भी क्लास में आप हो, क्लास सेलेक्ट करो, उस क्लास का सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते से ही चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ होगा, और जो टॉपिक देखना है उसे वीडियो चलाओ, सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, ये किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए सब कुछ इसी तरह से अवेलेबल है। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।